गुड इवनिंग। फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार उड़ान द फ्लाई में मैं धर्मेश सर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा लास्ट क्लास में मैंने मूल विधि के कुछ इम्पॉर्टेंट परिचय की बात आपसे की थी और जिसमें मैंने भारतीय दंड संहिता स्टार्ट किया था। भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। इसी सीक्वेंस में, इसी कड़ी में आज की क्लास में, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अध्याय 1 की, यानी कि भारतीय दंड संहिता का अध्याय 1। इसमें क्या बात कही गई है, क्या प्रावधान किया गया, इसकी बात हम लोग आज की क्लास में प्रारंभ करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भारतीय दंड संहिता क्या है। मैंने आपको बताया ऐसा दंड विधान जिसमें अपराधों के परिभाषा की बात की गई है और उसके लिए दंड की बात की गई है। तो ये बात मैंने पिछली क्लास में आपसे की थी और आईपीसी कब लागू हुई उसके बारे में मैंने आपसे पिछली क्लास में बात की थी। तो आज की जो क्लास है इसमें मैं आपसे बात करूंगा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 1 की बात आज की क्लास में आपसे होगी। भारतीय दंड संहिता 1860 हमेशा आपको इसके नाम के साथ इंक्लूड रखना है। और 1860 बार बार क्यों लिखा जाता है इसका भी रीजन आज ही के चैप्टर में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता को 1860 हमेशा क्यों लिखा जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि 1860 में ये भारतीय दंड संहिता बनकर तैयार हो गई थी, या किसी भी अधिनियम या किसी भी संहिता के साथ अगर उसका ईयर लिखा रहे या उसकी तारीख लिखी रहे तो उसका सीधा सा तात्पर्य यही होता है कि इस समय पर यह जो संहिता है या जो अधिनियम है वो बनकर तैयार हुआ था या लागू हुआ था। तो यहाँ पर आज की क्लास में आपसे बात कर रहा हूँ भारतीय दंड संहिता के अध्याय 1 को आज की क्लास में हम लोग प्रारंभ करेंगे। और अध्याय 1 का क्या नाम है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। चैप्टर फर्स्ट, सबसे पहला जो अध्याय है इसका क्या नाम है, तो अध्याय 1 का नाम जो है वो क्या है, प्रस्तावना। क्या नाम है, प्रस्तावना या उद्देशिका। जैसे कि आप लोग भारतीय संविधान पढ़ते हो तो वहां पर एक टॉपिक आपका प्रस्तावना या उद्देशिका होता है, या इंग्लिश में कहें तो हम लोग इसे प्रेम्बल या इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, प्रेम्बल या इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो इस टॉपिक का क्या नाम है, प्रस्तावना या उद्देशिका। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण धाराओं के विषय में। तो यहाँ पर पहले टॉपिक में देखेंगे तो जो पहला ये आपका चैप्टर है इसमें आपको 5 धाराएं पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ 5 धाराएं आपको पहले टॉपिक में दी गई हैं और सभी इंपॉर्टेंट धाराओं की चर्चा मैं आपकी इस क्लास में करूंगा। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले धारा 1 की बात मैं आपसे करना प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, मैंने आपको बताया था धारा को इंग्लिश में सेक्शन कहा जाता, उर्दू में दफा कहा जाता और हिंदी में क्या कहा जाता, धारा 1 यानी सेक्शन 1 की बात मैं आपसे करूंगा। धारा 1 में क्या बात कही गई, धारा 1 में कहा क्या प्रावधान किया गया। धारा 1 में यहाँ पर सीधे से कभी भी जब इंट्रोडक्शन की बात होगी तो पहली जो धारा होती है लगभग सभी संहिता में क्या होती है, उसके इंट्रोडक्शन की बात करती है। तो यहाँ पर जो पहली धारा है उसमें संहिता का नाम क्या दिया गया, संहिता का नाम तथा प्रवर्तन का विस्तार। क्या दिया गया, संहिता का नाम तथा प्रवर्तन का विस्तार। ये धारा 1 में लिखा गया। अब इसका क्या अर्थ है यहाँ पर ये हमें समझना है। देखिए शब्दों का स्पष्टीकरण या उसे समझना ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है वो फोकस होगा। संहिता का नाम तथा प्रवर्तन का विस्तार, संहिता का नाम तथा प्रवर्तन का विस्तार समझिएगा। इसके अनुसार, इस धारा के अनुसार यहाँ पर इसका नाम जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। इस अधिनियम के अनुसार क्या होगा, यह अधिनियम क्या कहता है कि इसका यह भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगा। तो एक लाइन इसके बारे में भी लिख दूंगा जैसे कि आपको याद रहे। इसके अनुसार, इस धारा के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इसके अनुसार इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। क्या होगा, भारतीय दंड संहिता 1860
1860 होगा। यानी कि यहाँ पर देखें तो नाम में ही इंक्लूड कर दिया गया 1860, इसलिए हम लोग बार बार जब भी लिखते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो 1860 जरूर लगाते हैं। तो इसका नाम ही क्या है, भारतीय दंड संहिता 1860। तो वजह आप सबको क्लियर हो गई हो, क्या रीजन है कि हर बार 1860 लिखते हैं। तो इसका रीजन यही है कि जब सेक्शन फर्स्ट में बात की गई तो सेक्शन फर्स्ट में ही कहा गया इसके अनुसार इस संहिता का नाम क्या होगा, भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली धारा में अभी तो एक बात हमने करी, इसके नाम की बात की गई, यानी संहिता का क्या नाम होगा, ये बात यहां पर कही गई। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात प्रवर्तन का विस्तार। यहां पर देखिए तथा प्रवर्तन का विस्तार, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरी बात क्या कही जाती, प्रवर्तन का विस्तार। तो प्रवर्तन इसका क्या है और इसका विस्तार कहां कहां पर है, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तो दूसरी बात क्या है, विस्तार की बात की जा रही है। विस्तार, विस्तार इस भारतीय दंड संहिता 1860 का विस्तार कहां पर है, तो इसको सीधे सीधे लिखेंगे पूरे भारत में। कहां पर, पूरे भारत में। पूरे भारत में भारतीय दंड संहिता 1860 जो है लागू है, ठीक है। और अब यहां पर अगर बात करें पूरे भारत में लागू है, लेकिन लागू होने की तिथि मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, तो याद रखिएगा कब से लागू है, 1 जनवरी 1862 से, 1 जनवरी 1862 से पूरे भारत में लागू। ये बात मैंने आपको बताया था, पूरे भारत में आईपीसी लागू, पूरे भारत में। ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में भी की थी, बार बार ये शब्द आ रहा है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत में आईपीसी क्या हुई, जो है लागू हो गई थी। क्या हो गई थी, लागू हुई, लेकिन तब जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू हुई थी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई थी। तो जम्मू कश्मीर में क्या था, जम्मू कश्मीर में को छोड़कर, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी संहिता चलती थी, तो ये बात भी एक प्रश्न है। जम्मू कश्मीर में क्या चलती थी, तो उस समय जम्मू कश्मीर में, उस समय से लेकर के 2019 तक जम्मू कश्मीर में जो है वो जम्मू कश्मीर में रणबीर सिंह संहिता यानी आरपीसी बोला जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में आरपीसी बोलेंगे या फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, रणबीर सिंह दंड संहिता। क्या बोलेंगे, रणबीर सिंह दंड संहिता। रणबीर सिंह दंड संहिता लागू थी। दंड संहिता शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे, रणबीर सिंह पिनल कोड यानी आरपीसी लागू थी। कब तक, 2019 तक। अब यहां पर एक प्रश्न और माइंड में आता है, क्या आता है सोच के बताइएगा। एक प्रश्न और आता है, क्या वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू है कि नहीं लागू है। जैसा कि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 5 अगस्त 2019 को, और वो 9 अगस्त 2019 को क्या हो गया, 2019 9 अगस्त 2019 को उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा, और जम्मू कश्मीर से जो विशेष राज्य का दर्जा जो था, धारा 370 को क्या किया गया, हटा दिया गया। उसके प्रावधान को और विशेष राज्य का जो दर्जा था वो भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसी के साथ साथ इसको 2 भागों में बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में एक नए प्रदेश बनाए गए, जो कि जम्मू कश्मीर और क्या थे, लद्दाख। ये आपको पता है। तो यहां पर एक बात हम लोग करेंगे कि जम्मू कश्मीर में, अब पूछा जाए क्या जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से आईपीसी लागू हो गई। अब प्रश्न यह बनता कि क्या 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू हो गई, नहीं। जम्मू कश्मीर में आईपीसी कब से लागू हुई, तो यहां पर एक पॉइंट यहां पर आपको ध्यान देना है, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी क्या, जम्मू कश्मीर पहले तो उसी का पार्ट था लद्दाख, जम्मू कश्मीर
कामा लद्दाख में भी क्या, अब लद्दाख तो अलग हो गया, तो लद्दाख उसी का पार्ट था, तो यहाँ पर लद्दाख भी याद रखिएगा, लद्दाख में भी आईपीसी लागू हो गई। क्या हो गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आईपीसी लागू हो गई। कब लागू हुई, ये बात आपको याद रखनी, 31 अक्टूबर 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक पे नहीं आनी चाहिए, सारी बातें यहाँ पर क्लियर हैं आपको। अब अगर हम लोग बात करें, ये तो बात कर रहे थे कहाँ कहाँ तक लागू, अब अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट पे ध्यान देंगे तो कहा गया पूरे भारत में, तो पूरे भारत की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा मैप में बनाता हूँ इंडिया का, पूरे भारत की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे तो समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता हूँ मैं। अगर हम लोग पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर पूरे भारत की बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत के अंतर्गत कहाँ कहाँ और कैसे आईपीसी लागू है, इसकी भी जरा सा मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिएगा ज्यादा बड़ा मैप बन जा रहा है, थोड़ा सा छोटा मैप मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, तो पूरे भारत में देखिएगा कैसे, पूरे भारत में कैसे आईपीसी लागू, इसकी बात मैं आपसे करता हूं। थोड़ा सा मैप के थ्रू थोड़ा सा आईपीसी की बात मैं आपसे करता हूं। पूरे भारत में कैसे आईपीसी लागू हुई, इसकी बात मैं थोड़ा सा करता हूं। चलिए, थोड़ा सा मैप आ गया शेप पे, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए, ये ऐसे थोड़ा सा शेप मैंने दिया मैप का, तो देखिएगा इंडिया का एक हल्का सा मैप बनाने की मैंने कोशिश की। तो इंडिया का जो भी ये क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में क्या है, आईपीसी हर जगह पर, सारे प्रदेशों में आईपीसी क्या है, लागू है। सारे प्रदेशों में क्या है, आईपीसी लागू है। लेकिन अब पूछा जाए यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र, तो पूरे भारत का मतलब क्या, पूरे भारत के का सेंस यहाँ पर भारत के अंतर्गत जो भी पूरा थल का क्षेत्र है, वायु में भारत के ऊपर तक वायु में जो भी कंडीशन है, वायु का मतलब मान लीजिए हवाई जहाज में कोई कांड होता है, कोई घटना घटित होती है, तो क्या उस पर भी आईपीसी का प्रावधान लागू है? बिल्कुल, अगर वो भारत की सीमा क्षेत्र के ऊपर है तो उस पर 100% क्या है, आईपीसी लागू है। यानी थल में, वायु में और कहां पर, जल में भी। और जल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखिएगा, जल की बात करें तो जल प्रादेशिक क्षेत्र जो हैं, यहाँ पर देखिए जो भी जल प्रादेशिक क्षेत्र है इनमें भी, यानी इंडिया के बाहर, अगर थल क्षेत्र के बाहर हम लोग यहाँ पर अगर महासागर की बात करें तो महासागरों में भी क्या आईपीसी लागू है, और लागू है तो कहाँ तक लागू है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए बनती है। तो जल में अगर बात करें तो कहाँ हो सकती है, तो जल में यहाँ पर देखेंगे तो 12 नाइटिंगेल मील, 12 नाइटिंगेल मील तक कहाँ पर समुद्र में क्या है, आईपीसी लागू है। जरा सा समझेंगे नाइटिंगेल मील क्या होता है। नाइटिंगेल माइल का मतलब क्या होता है, समुद्र में जो दूरी नापने की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, उसे नाइटिंगेल माइल कहा जाता है। और नाइटिंगेल माइल कितने, 12 नाइटिंगेल माइल तक कहाँ पर, जल में यानी समुद्र में आईपीसी लागू है। और नाइटिंगेल माइल का मतलब क्या हुआ, एक नाइटिंगेल मील के बराबर होता है। एक नाइटिंगेल माइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1852 मीटर होता है। कितना होता है, 1852 मीटर होता है। ये भी बात आपको याद रखनी, यानी लगभग कितने, 22.2 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र में भी क्या है, आईपीसी लागू है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी समुद्री क्षेत्र में अगर प्रश्न बनता है कि कहाँ तक आईपीसी लागू है, तो बात आपको याद रखना, नाइटिंगेल माइल में दिया जाएगा तो कितना, 12 नाइटिंगेल माइल तक, है ना। नाइटिंगेल माइल में कहाँ तक, 12 नाइटिंगेल माइल तक। नाइटिंगेल माइल क्या आपको पता है, ये समुद्र में दूरी नापने की इकाई है, और एक नाइटिंगेल माइल के बराबर 1852 मीटर होता। और यहाँ पर बात की जाए तो टोटल मीटर में तो 22.2 किलोमीटर तक, कहाँ तक, 22.2 किलोमीटर तक जो है आईपीसी जलीय क्षेत्र में भी क्या है, लागू है। ये बात आपको, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा।
जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे के पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या बातें यहाँ पर आपको करनी है। एक बात और, विस्तार के संदर्भ में आईपीसी का विस्तार और कहाँ हो सकता है, इसकी बात धारा 1 के अंतर्गत और मैं आपसे करता हूँ। तो देखिएगा क्या बात करनी है आपसे, आईपीसी का विस्तार और कहाँ पे हो सकता है। तो दूतावास के बारे में आप लोग जानते हैं, दूतावास का मतलब जो एम्बेसी होता है, हर कंट्री में लगभग हर देश का क्या होता है, दूतावास होता है, एम्बेसी होता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दूतावासों की, अगर किसकी बात करें, दूतावासों की बात करें, तो दूतावासों की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का लगभग हर कंट्री में क्या है, दूतावास है। जहां से संबंध अच्छे होते हैं वहां पर क्या होता है, दूतावास जरूर होता है। और दूतावास का जो क्षेत्र होता है किसी भी देश में, भारत का जो दूतावास का जो क्षेत्र होगा वह क्या होगा, वह भारत का स्थान माना जाएगा। भारत का स्थान होगा नहीं, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश में जो दूतावास होगा वहां का जो स्थान होगा वो भारत का, वहां का जो क्षेत्र होगा वो भारत का स्थान माना जाएगा। और वहां पर कोई घटना अगर घटित होती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी क्या होगी, आईपीसी लागू हुई। वहां पर जो राजदूत होते हैं या अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंट्री के, पूरा वहां पर डिपार्टमेंट होता है, अगर उनके बीच में या उनके ऊपर कोई क्या होता है, वहां पर कोई दिक्कत होती है, कोई घटना घटित होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा, आईपीसी वहां पर लागू होगी। तो ये बात भी हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि किसी भी देश के दूतावास में, किसी भी देश के, यहां पर पॉइंट लिख लेना है, किसी भी देश के दूतावास का क्षेत्र, किसी भी देश के दूतावास का क्षेत्र, किसी भी देश के दूतावास का क्षेत्र, किसी भी देश के दूतावास का क्षेत्र भारत का स्थान माना जाएगा, भारत का स्थान माना जाएगा, भारत का स्थान माना जाएगा। और वहां पर कोई घटना घटित होती है तो, और वहां पर किसी घटना के लिए आईपीसी लागू होगी, किसी घटना में क्या होगी, आईपीसी लागू होगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। विस्तार के संदर्भ में ये बात भी बहुत जरूरी है कि भारत का जो क्षेत्र होगा, वो दूतावास का जो क्षेत्र होगा उसे भारत का क्षेत्र में होगा नहीं, माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उसे भारत का क्षेत्र माना जाएगा और वहां पर भी क्या होगी, आईपीसी लागू होगी। इस बात को आपको याद रखना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ मैं हट जाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लोग भी नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। अगली जो धारा है वो क्या कहती है, आईपीसी की धारा नंबर 2 क्या कहती है, यानी सेक्शन 2 में किस बात की गई, हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आईपीसी के सेक्शन 2 की बात मैं आपसे करूंगा। यहाँ पर देखिएगा धारा 2, धारा 2 में किसकी बात कही गई, जरा ये हम लोगों को देखना है। धारा 2 में किसकी बात कही गई, तो धारा 2 के अंतर्गत दिया गया भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। क्या दिया गया, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। ये आपको बात समझनी है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों में क्या बात होगी, यहां पर आपको ये बात भी समझनी है। समझिएगा, भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत के भीतर, भारत का राज्य क्षेत्र जो भी है उसके भीतर अगर कोई अपराध किया जाता है, अपराध करने वाला चाहे देश का नागरिक हो, चाहे भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी हो,
अपराध कारित करने वाला कोई भारत का नागरिक हो या कोई क्या हो, या कोई विदेशी हो, उस पर क्या होगी, आईपीसी लागू होगी। अगर कोई विदेशी भारत में आता है और वह यह सोचता है कि मैंने अपराध भले किया है लेकिन यह मेरा कंट्री नहीं है, मेरा देश नहीं है, मैं तो विदेशी हूं, तो उसको सौंप दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है उस पर क्या होगा, आईपीसी के तहत ही मुकदमा चलाया जाता है, उस पर भी क्या होगी, आईपीसी लागू होगी। तो ये बात भी हम लोग नोट कर लेते हैं, चाहे व्यक्ति भारत का नागरिक हो, चाहे कोई भारतीय नागरिक हो, चाहे कोई क्या हो, भारतीय नागरिक हो या कोई विदेशी हो, उस भारत क्षेत्र के भीतर किए गए, भारत क्षेत्र के भीतर सभी पर क्या होगी, क्या लागू होगी, भारत क्षेत्र के भीतर सभी पर आईपीसी लागू होगी, सभी पर आईपीसी, भारत क्षेत्र के भीतर सभी पर आईपीसी लागू होगी। समझिएगा, यहाँ पर भारत क्षेत्र के भीतर सभी पर क्या होगी, आईपीसी लागू होगी। ये बात कौन कहता, ये बात मैं नहीं कहता, ये बात धारा 2 कहती है, आईपीसी के सेक्शन 2 में ये बात कही गई। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो धारा 2 की बात हो गई, ठीक है। इसका एक अपवाद भी आता है, इसका क्या आता है, अपवाद आता है। अपवाद में क्या बात कही जाती, एक्सेप्शन में क्या बात कही जाती, इसे भी हम लोगों को ध्यान से समझना है। एक्सेप्शन में क्या बात कही जाती है, अपवाद। अपवाद की बात अगर हम लोग करें तो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, यानी किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष, या भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, या प्रमुख जो भी संवैधानिक पद हैं क्या हो, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्यपाल पर आईपीसी के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाता है। ये बात भी आप लोग को याद रखनी है। किसी देश का अगर क्या है, मुखिया है और वो देश में आया हुआ है, तो पहली चीज तो अपराध किया नहीं जाता, लेकिन सीधी सीधी ये बात कही गई है, क्या बात कही गई है, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, भारत के राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, तो उन पर आईपीसी के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाता। ये बात आपको याद रखनी है, आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाता, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ये एक्सेप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर वो देश का राष्ट्राध्यक्ष है तो वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी कंट्री का, और भारत के भी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति या राज्यपाल या कोई भी संवैधानिक पद है, जो उच्च संवैधानिक पद है देश में, इन पर क्या होता है, उन पर उस पद पर रहते हुए, अगर वो पद पर हैं तो उस कंडीशन पर उन पर क्या होता है, आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाता है आईपीसी के तहत। ये बात आपको याद रखनी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर धारा 3 की। धारा 3 की बात करेंगे, सेक्शन 3 यानी दफा 3, धारा 3 में क्या बात कही गई है, आईपीसी में धारा 3 में क्या प्रावधान किया गया है, समझिएगा यहाँ पर। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ेंगे। धारा 3 समझिएगा, सेक्शन 3 में क्या बात कही गई। धारा 3, भारत से
परे, क्या बात कही गई, भारत से परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार, भारत से परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। आइए मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। भारत से परे, भारत से परे किंतु उसके भीतर, किंतु उसके भीतर, भारत से परे किंतु उसके भीतर यानी उसके अंदर विचारणीय अपराधों, उसके भीतर विचारणीय अपराधों, विचारणीय अपराधों का दंड, विचारणीय अपराधों का दंड। यहां पर देखिएगा इसका क्या सेंस होता है, इसका क्या अर्थ हुआ। भारत से परे, परे का मतलब क्या हो गया, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हो, कोई घटना क्या हो, परे का मतलब क्या होता है, बाहर। जैसे कहते हैं ना ये बात मेरे दिमाग से परे है, यानी मेरे दिमाग से, मेरी समझ से क्या है, बाहर है। तो परे का क्या सेंस हो गया, बाहर हो गया, यानी भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हो। लेकिन किंतु वहां पर क्या गया, किंतु उसके भीतर, यानी भारत राज्य क्षेत्र से बाहर तो बात हो रही है, लेकिन जो भारत राज्य क्षेत्र से बाहर कोई घटना हो रही हो, लेकिन उसके भीतर जो बात क्या है, विचारणीय अपराध है, उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, इसकी बात, या वो अपराधी है कि नहीं है, उस पर आईपीसी का मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, इसकी बात कौन कहता है, धारा 3 में ये बात कही जाती है। समझिएगा, मान लीजिए कोई भारतवर्ष का व्यक्ति है, मान लीजिए नाम उसका क्या है, संता। संता को तो सभी लोग लगभग जानते हैं भारत में। नाम मान लीजिए उसका क्या है, संता है, और संता कहाँ चला गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। समझिएगा यहाँ पर केस समझिएगा, संता एक व्यक्ति है जो भारतीय है, संता क्या है, भारत का व्यक्ति है, भारतीय है, भारतीय नागरिक है, और कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया। ठीक है, और अमेरिका गया, वहां पर इसने क्या करी, चोरी करी। क्या करी, चोरी कर ली। इसने बहुत सारी कीमती चीजें देखी और वहां पर अमेरिका जाके क्या कर लिया, चोरी कर लिया। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये अमेरिका जाके चोरी करता है, यानी ये जो चोरी हुई है वो अमेरिका में हुई है, यानी चोरी कहां पर हुई, भारत से परे हुई है। लेकिन आपको ये पता है कि चोरी जो होती है वो भारत में विचारणीय अपराध है, भारत में क्या विचारणीय अपराध है, और ये व्यक्ति कहां का, भारत का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इस संता के ऊपर, भले ये अमेरिका में है, इंडिया में नहीं है, इस पर चोरी का मुकदमा होगा, यानी धारा 378 की बात होगी, और 379 के तहत इसे सजा भी दी जाएगी। अमेरिका के प्रावधान उस पर अलग लागू होंगे, इंडिया के भी प्रावधान उस पर लागू होंगे। यानी अगर वो भारत से बाहर है, फिर भी भारत क्षेत्र से क्या है, परे है, लेकिन भारत क्षेत्र के भीतर जो विचारणीय अपराध हैं उसके लिए दंड दिया जाएगा, उसकी बात वहां पर आईपीसी लागू होगी अगर वो भारत का नागरिक होगा उस कंडीशन में। क्लियर है सभी को, आई थिंक यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये कौन कहता है, ये धारा 3 कहती है। कौन कहता है, धारा 3 कहती है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 4 की। ये 3 धाराएं आपकी हो गई, वो आप किसकी बात करेंगी, धारा 4 की बात। और यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा, अब उस पर क्या हो गया, अब उस पर चोरी की बात हो गई। ऐसा नहीं वो अमेरिका में ही रहेगा, अमेरिका दंडित नहीं करेगा, अभी उसे भारत क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। या एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा, यहाँ पर एक केस और मैं डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, ए है, यहां पर समझिएगा, दूसरा केस डिस्कस करता हूं और भी क्लियर करता हूं। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है, मान लीजिए हिंदी नाम करता हूं, मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम क्या है, बबलू है, बबलू है। बबलू क्या है, एक बिजनेसमैन है, और एक कोई यहां पर अमेरिकन व्यक्ति की बात कर लें, जॉन डिसिल्वा है। ठीक है, दोनों से क्या होती है, ये अमेरिकन है और ये क्या है, इंडियन है। बबलू इंडियन है आपको पता है, और जॉन डिसिल्वा क्या है, जॉन डिसिल्वा क्या अमेरिकन है। ठीक है, अब दोनों में क्या हुई, दोनों में टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू क्या हुई, बात हुई।
किसकी बात हुई, बिजनेस डील हुई। और बिजनेस डील में क्या बात हुई, बिजनेस डील में बात ये हुई कि बबलू से इस अमेरिकन ने कहा कि ऐसा है कुछ, बबलू ने कहा मुझे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है कुछ फैक्ट्री या कुछ कंपनी में। अमेरिकन वाले ने कहा कि मुझे ऐसा करो तुम 20 लाख रुपीज़ इंडियन जो रुपीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग 20 लाख रुपए क्या करो, पे कर दो, मैं तुम्हें रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ से सेंड करवा दूंगा। अब हुआ क्या, बबलू ने बिजनेस डील कर ली और बबलू ने क्या किया, बिना सोचे समझे क्या किया, 20 लाख रुपए क्या किया, यहां पर सेंड कर दिया जॉन डिसिल्वा के अकाउंट में। अब क्या होता कि जॉन डिसिल्वा ने क्या किया, जॉन डिसिल्वा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं कोई पैसा नहीं दिया, और इसने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया और रॉ मटेरियल भी नहीं भेजा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब आईपीसी के तहत जॉन डिसिल्वा पर भी क्या होगी, आईपीसी लागू होगी और यहाँ पर सुनवाई के लिए उसे क्या करना होगा, भारत आना होगा। इसके लिए क्या होगा, वहाँ पर भारत इसे लाया जाना होगा, सुनवाई होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही बात यहाँ पर कही जाती है, भारत से परे किंतु उसके बीच विचारणीय अपराधों का दंड, ये बात कही जाती। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज धारा 4 यानी सेक्शन 4 की मैं आपसे बात करूंगा। धारा 4 यानी सेक्शन 4 की बात होगी। सेक्शन 4 में क्या बात कही जाती ये हमें पता होना चाहिए। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार एवं दंड का उपबंध। क्या कहा जाता, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, अपराधों पर संहिता का विस्तार, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, संहिता का विस्तार तथा दंड का उपबंध, तथा दंड का उपबंध। यहां पर क्या बात कही जाती है, इसे जरा सा हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार कैसे होगा, ये बात हमें यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, एक्सप्लेनेशन को समझिएगा। तो भारत राज्य क्षेत्र से संबंधित किसी वस्तु का अगर रजिस्ट्रेशन कहां पर है, भारत क्षेत्र में है, और बाहर भी उस पर कोई बात या घटना होती है तो आईपीसी लागू होगी। यहां पर 2 दृष्टांत हैं जिसे आप लोग समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि भारत राज्य क्षेत्र में यानी भारत में पंजीकृत यानी भारत क्षेत्र में क्या है, कोई भी चीज क्या है, पंजीकृत है। भारत में पंजीकृत कोई पोत या विमान, कोई पोत का मतलब क्या, जिसे आप लोग शिप बोलते हैं, पानी वाली जहाज, या कोई विमान जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, हवाई जहाज बोलते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में पंजीकृत कोई पोत या विमान, वह चाहे जहां हो, उस पर कोई घटना होती है तो क्या होगा, आईपीसी लागू होगी। उस पर कोई घटना होती है तो आईपीसी लागू समझिएगा। यहां पर मैं केस से आपको बताता हूं कैसे आईपीसी लागू। मान लीजिए इंडिया में कोई रजिस्टर्ड कोई प्लेन है, उड़ा और सिंगापुर के राज्य क्षेत्र में है, अभी वो सिंगापुर के ऊपर है, अमेरिका के ऊपर है, कहीं भी है, और उस प्लेन में क्या होता है, कोई अपराध कारित होता है, एक दूसरे से 2 लोग मारपीट कर लेते हैं, कोई किसी का मर्डर कर देता, किसी के साथ कोई क्या करता, कोई भी किसी प्रकार का गलत काम होता जो अपराध की श्रेणी में आता है। वह जो प्लेन है वो कहीं भी हो,
वो विमान जो है वो कहीं भी है, अगर वो भारत में क्या है रजिस्टर्ड है, उसकी स्थिति वर्तमान में चाहे जहां भी हो उस पर क्या होगा आईपीसी लागू होगी। ये बात कहां कही जाती, ये बात धारा 4 में कही जाती, या आईपीसी के धारा 4 में बात कही गई है। इसका एक दृष्टांत और भी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उसकी चर्चा भी मैं आपसे करता हूं। हो गया, चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर एक पॉइंट और है। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत से परे, भारत से परे, भारत में स्थित, भारत में स्थित, भारत से बाहर, भारत से परे, भारत से परे कोई व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर को, भारत कोई व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर को लक्षित करके अपराध करता है, कंप्यूटर को लक्ष्य करके अपराध करता है, तो उस पर भी आईपीसी लागू। अपराध करता है तो क्या होगा, तो आईपीसी लागू, क्या होगी, आईपीसी लागू होगी उस पर भी। समझिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर बैंक का, मान लीजिए प्रयागराज से मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, तो प्रयागराज में कोई बैंक है और बैंक में कोई कंप्यूटर वहां पर स्थित है, और कोई व्यक्ति क्या करे, कोई चाइनीज, कोई चाइना का व्यक्ति क्या करे, यहाँ से सारे अकाउंट्स को, यहाँ के सारे डिटेल्स को क्या कर ले, हैक कर ले, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, उस पर आईपीसी लागू होगी, और जिसने हैक किया है वो अपराधी होगा, उसे भारत आना होगा, उसको इस संहिता के तहत क्या होगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये बात किसमें कही गई, ये बात धारा 4 में उल्लेखित की गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक और लास्ट धारा, जो अध्याय 1 में एक लास्ट धारा है, इसकी भी बात हम लोग कर लेंगे, जो आपको दी गई धारा 5। धारा 5 में क्या बात कही जाती, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। आइए जरा इसकी हम लोग बात करेंगे, कौन सी विधियां हैं जिस पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाता। ये लास्ट एक धारा हम लोग और देख लेते हैं आज की क्लास में। धारा 5, धारा 5, कुछ विधियों पर, कुछ विधियों पर इस अधिनियम यानी कि आईपीसी 1860, इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, द्वारा प्रभाव न डाला जाना। समझिएगा, कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिस पर क्या होता है, इस अधिनियम का प्रभाव नहीं डाला जाता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर समझें कि भारतीय सैन्य अधिनियम है ना, सैन्य अधिनियम, सैन्य अधिनियम का मतलब सेना का जो अधिनियम होता है, जैसे सैन्य अधिनियम, सेना के अपने अलग नियम कानून होते हैं, उनका अलग क्या होता है, सैन्य अधिनियम होता है। ये बात शायद मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताई थी कि भारतीय सेना पर आईपीसी लागू नहीं होती है, यानी सैन्य अधिनियम जो होता है इस पर आईपीसी का कोई प्रभाव नहीं होता है। अभी देखिएगा, रिसेंट में एक अधिनियम बनाया गया जो क्या है, आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम। अब ये एक अलग अधिनियम है, आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम, आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम अभी रिसेंट का अधिनियम है, आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम बनाया गया,
और जैसे आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम का मतलब क्या है, जैसे ये कुछ लोग लोनिंग करके करा के देश का कर्ज ले करके उसको ना चुकाए और विदेश भाग जा रहे हैं, जैसे क्या, जैसे विजय माल्या, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा जानता है देश का भगोड़ा कौन, विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गए, ये सब क्या है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसके अंतर्गत मुकदमा किस पे चलाया जाएगा, इसके अंतर्गत इन सभी में मुकदमा चलाया जाएगा। तो इस पर भी क्या होगा, इस पर भी आईपीसी लागू नहीं होगी, यानी कुछ ऐसे भी उपबंध हैं भारतीय संविधान के या भारत के, कुछ ऐसे भी उपबंध है, कुछ ऐसे भी अधिनियम है जिस पर आईपीसी का प्रभाव लागू नहीं होता है। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है धारा 5। तो ये आईपीसी के पूरी 5 धाराएं आज की क्लास है मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। कहीं से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिएगा, धारा 5 का हो गया। चलिए, कहीं से भी आईपीसी पढ़ रहे हो आप, चाहे संविधान पढ़ रहे हो, मूल विधि का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कहीं से कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो तुरंत मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप बता देंगे सर ये सेक्शन थोड़ा सा कम समझ में आया तो उसका और भी अच्छा स्पष्टीकरण हम कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और भी विषयों की क्लासेस ज़बरदस्त तरीके से सभी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा चल रही है, इसी क्रम में ये भी क्लास चलती रहेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।